हाँ तो प्यारे बच्चों, हम फिर से एग्रीकल्चर गुरुदेव की तरफ से आपके लिए लेके आए एक शानदार धमाकेदार वीडियो। ये बड़े बाल वाले सर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए जो हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 10 ईयर PYQs। PYQs मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है कि PYQs में पिछले 10 सालों में PAT ने कितने सवाल इस चैप्टर से पूछे हुए, हम वो सारे सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और हम सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, सवाल देखते समय वीडियो को पॉज करना है। पहले उस सवाल को खुद से बनाने की, हर बार आपको एक ही बात समझाता हूँ, उस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करना है। हमसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो घबराने की बात नहीं है। वीडियो चालू करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और आगे सॉल्व करो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के साथ हम स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। हीट ट्रांसमिशन, पिछला लेक्चर हमने हीट का करा था, ये थर्मो मतलब दोनों मिला के एक थर्मो यूनिट का है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था हीट के बारे में बेसिक चीजें। अब हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, आपने एक मेटल रॉड ली तो अगर आपने इस तरफ से उसको हीट दी तो एंड तक कैसे पहुंचेगी वो। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सवाल देखते हैं, आशा करते हैं आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। हम आगे सवाल करते हैं। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से पिछले चैप्टर हीट्स और हीट ट्रांसमिशन से अगर सवाल आता है तो एक चीज का ध्यान रखें, हमें छोड़ना नहीं है, सवाल पूरा पढ़ना है। बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं लेकिन आसान आते हैं जो दो दो स्टेप में हो जाते हैं। कितने स्टेप में, दो दो स्टेप में। ठीक है, सवाल देख के क्या लगेगा, मुन्ना, याद आया कुछ, मुन्ना है मुन्ना। चलो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम टेक प्लेस इन, यानी क्या, माध्यम की वास्तविक गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या, यानी कि ऐसा कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तीन तरीके के हमारे पास होते हैं। क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। केवल चालन में, केवल संवहन में, केवल विकिरण में। ठीक है, हमें देखना है कि तीनों में से ऐसा कौन सा मोड है जहां पर, क्या बोला सवाल ने, जहां पर एक्चुअल मोशन होता है। क्या होता है, एक्चुअल मोशन। हमें एक चीज क्लियर रखना है, क्या, कि रेडिएशन में एक्चुअल मोशन नहीं होता है। रेडिएशन में एक्चुअल मोशन नहीं होता है। एक्चुअल मोशन किस में होता है, कन्वेक्शन में। किस में होता है, कन्वेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था। एक्चुअल मोड ऑफ मीडियम किसके अंदर टेक प्लेस करता है, कन्वेक्शन के अंदर। किसके अंदर, कन्वेक्शन के। अगर वो हो सकता है अगला सवाल पूछ ले कि नो मीडियम, क्या, कि बिना किसी मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे हो जाती है, तो किसमें हो जाती है, रेडिएशन में। किसमें हो जाती है, रेडिएशन में। ठीक है, किसमें हो जाती है, रेडिएशन में, याद होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, देख के लग रहा होगा टफ है लेकिन आसान है। क्या, इन अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या, हम घर के रूम में बैठे जहाँ का टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, 20, यानी रूम टेम्परेचर कितना दे रखा उसने, 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेटल बॉल कूल्स फ्रॉम 62 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। क्या, एक मेटल बॉल थी, एक मेटल बॉल है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे थी, 62 डिग्री सेल्सियस। तब रूम का टेम्परेचर कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस। 10 मिनट के बाद उस बॉल का टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। 10 मिनट के बाद उस बॉल का टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा कि इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉल विल बी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉल विल बी, कि 10 मिनट के बाद तो उसका 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, अगले 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। बहुत बेसिक है, हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या, T2 माइनस T1 अपॉन T। ये T क्या है, टाइम। ये T क्या है, टाइम, बराबर सर के, जो कि कांस्टेंट होता है, फिर T1 T2 का एवरेज, कैसे, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस क्या, रूम टेम्परेचर। माइनस क्या, रूम टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, T0। क्या बोलते हैं हम, T0। ठीक है, तो माइनस T0। सर ये फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे लगाना है, देख, उसने हमें पहले 10 मिनट की सारी डिटेल्स दी है, पहले 10 मिनट की सारी डिटेल्स दी है। वहां से हम क्या करते हैं, इस के को निकालते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इससे आसान तरीका बताता हूँ, मैं तुम्हें इससे आसान, पहला तरीका है क्या, हम पहली इक्वेशन से के की वैल्यू निकाले और दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या, जब अगले 10 मिनट के लिए बनेगी, सॉल्व करके देखते हैं हम। T2 कितना है हमारा,
62, T2 कितना है 62, T1 कितना है 50, और इतना टेम्परेचर चेंज होने में कितना समय लगा 10 मिनट। कितना समय लगा 10 मिनट बराबर के T1 प्लस T2 यानी क्या 62 प्लस 50/2। इसको हम क्या बोलते हैं एवरेज ऑफ बोथ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं एवरेज, ठीक है, दोनों का एवरेज माइनस T0। T0 कितना दे रखा 26 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा 26 डिग्री सेल्सियस। इसको हम अगर आगे फर्दर सॉल्व करते तो क्या आंसर आ जाएगा, देख कितना आंसर आ जाएगा 12/10 बराबर के। अब देख 62 प्लस 50 कितना हो जाएगा 112/2 माइनस 26 डिग्री सेल्सियस, माइनस 26 डिग्री सेल्सियस। इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। बस इतना करो, इस इक्वेशन को यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। अब देख हम अगली इक्वेशन बनाते, क्या बनाते हैं अगली इक्वेशन, कैसे बनेगी हम चेक करते हैं। अब क्या बोला उसने, अब 50 डिग्री सेल्सियस पर वो है, अगले 10 मिनट में कितने डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 50 माइनस टी अपॉन अगला 10 मिनट, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 10 मिनट बराबर के, इधर कितना हो जाएगा दोनों का एवरेज 50 प्लस T/2 माइनस 26। इसको आगे सॉल्व कर लेते, कितना आ जाएगा 50 माइनस T/10 बराबर के, कितना हो जाएगा 50 एलसीएम ले लेता हूँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस T माइनस 52/2। इसको आगे सॉल्व करने पर क्या आ गया 50 माइनस T/10 बराबर के, अंदर कितना बचा 50 माइनस 52 माइनस 2 प्लस T, माइनस 2 प्लस T, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है अपॉन में 2 चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन हमारी यहाँ आ गई। अब हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, ठीक है। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल काम करते, पहले k की वैल्यू निकाल लेते। क्या आंसर आ जाएगा देख, 2 से मारेगा इसको 5 1 जा 6 जा, कितना आ गया 12/10 बराबर के 56 माइनस 26 कितना हो जाएगा 30, ठीक है सर। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल गई 12/10 × 30। क्या आंसर आ जाएगा इसका देख, हम 6 से मारते 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, फिर इसको मारते 5 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k बराबर आ गया हमारा 1/25। k कितना आ गया 1/25, ठीक है। हम अगली इक्वेशन में k की वैल्यू रख देते, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/25। अच्छा ध्यान रखना k की वैल्यू हमेशा कम आती है, ठीक है। अगर पता चला हमारी 250-300 आ जाए समझ लो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। k की वैल्यू हमेशा कम आती है, क्या आती है कम आती है, ठीक है। चेक कर लेते 50 माइनस T/10 बराबर 1/25, और इधर क्या आ गया -2 प्लस T/2, ठीक है सर। सॉल्व कर लेता है आगे। अब देख क्या हो जाएगा 50 माइनस T/10 बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/50, इधर -2 प्लस T, ठीक है। देख इस 0 से 0 मर जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 50 माइनस T मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर, सर इधर तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करो कोई बात नहीं है, -2 प्लस T, ठीक है सर। 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 250 माइनस 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा 5T बराबर -2 प्लस T, ठीक है। ये -2 के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 250 प्लस 2 बराबर प्लस T, ये 5 का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 5T, कितना आ गया 252 बराबर 60। 252 की वैल्यू कितनी आ गई 60 के बराबर, तो T हमारा कितना आ जाएगा 252/6 यानी 42 डिग्री सेल्सियस। देख काट के देख ले, 4 1 इधर गया 2 12 6 2 जा 12, तो T की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42 डिग्री सेल्सियस, कितनी आ गई 42 डिग्री सेल्सियस। अब देख यहाँ तो ऑप्शन पास के, जब ऑप्शन दूर के हो, ऑप्शन क्या दूर के हो, तो चेक कर पहले 10 मिनट में वो कितना टेम्परेचर गिरा 12, तो अगले 10 मिनट में कितना गिरेगा लेस देन 12, कितना गिरेगा 12 से कम गिरेगा। अगर ऑप्शन 12 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो तो ऑलरेडी उसको हटा देना,
अगले 10 सेकंड में वो 12 डिग्री सेल्सियस से कम गिरेगा। क्या? पहले जितना चेंज हुआ सेम टाइम में कम चेंज होगा। पहले 10 मिनट में कितना हुआ था? 12 डिग्री सेल्सियस, तो अगले 10 मिनट में 12 से कम होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अब बहुत आसान सवाल है, थ्योरी सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं। न्यूमेरिकल सवाल भी अगर आ जाता है तो आसान आते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। लाइन स्पेक्ट्रम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, लाइन स्पेक्ट्रम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, रेखीय स्पेक्ट्रम में सूचना मिलती है। किस किस के बारे में मिलती है? एटम ऑफ प्रिज्म, नहीं सर, प्रिज्म का तो कोई खेल नहीं है, क्योंकि प्रिज्म तो स्पेक्ट्रम दिखलाता है। क्या उसका कोई खुद का पर्सनल रोल रहता है? नहीं रहता। ठीक है, एटम ऑफ सोर्स, हाँ सर ये बात तो सही है। क्या एटम ऑफ सोर्स के बारे में बताता? हाँ बताता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सोर्स, सर दोनों के बारे में बताता है, एटम के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। ठीक है सर, फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं हम, द एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल ऑफ द सोर्स। क्या? स्रोत के परमाणुओं एवं अणुओं के बारे में। हाँ सर, दोनों के बारे में बताता है, एटम के बारे में बताता और मॉलिक्यूल के बारे में बताता। क्या? परमाणु के बारे में बताता और अणुओं के बारे में बताता। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। बिना कोई रुकावट के साथ हमें सॉल्व करना। ऐसा ना हो कि तुम पहला बी ऑप्शन पर टिक कर दो, चारों ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि दोनों के बारे में शो करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है, अच्छे सवाल हम करते हैं सॉल्व। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, ओहो सर सेम सवाल है। ठीक है, पीवाईक्यू तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है सवाल। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना दिया? 25 डिग्री सेल्सियस। एंड अज्यूमिंग द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग टू हेल्ड गुड, यानी वहां पर जो न्यूटन ने लॉ दिया वो लागू हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या? कि न्यूटन ने जो कूलिंग का लॉ दिया है वो उस रूम में लागू हो रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। हाँ सर, इसी ने भी सेम सवाल दिया कि अगर 10 मिनट में पहले 60 से 50 गिरती है तो अगले 10 मिनट में कितनी गिरेगी। सर एक चीज आपने बताई थी क्या, कि सर अगला जो भी टेम्परेचर होगा, अगला जो भी टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस तो नहीं गिरेगा। कितना नहीं गिरेगा? 10 डिग्री सेल्सियस। तो सर 40 तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। अगले 10 मिनट में 40 से कम जाएगा। क्या जाएगा? 40 से। हो सकता है 42 हो जाए, 43 हो जाए, 45 हो जाए, इतना सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या 38.5 होगा? ये भी नहीं होगा। क्या 38.5 हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये तो 40 से भी कम है। सर ये तो आप अगले 10 मिनट में 12 का डिफरेंस नहीं आ सकता। तो दो ऑप्शन तो हमने डायरेक्टली बिना सॉल्व करे कट कर दिए। ठीक है, दो ऑप्शन हमने बिना सॉल्व करे कट कर दिए। अच्छा एक और बात बताऊं, आधा भी नहीं होता। ठीक है, अगर पहले 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस गिरा तो अगले 10 मिनट में 5 नहीं गिरेगा, 5 और 10 के बीच में रहेगा। तो हमने बिना सॉल्व करे इस सवाल में से 3 ऑप्शन को कट कर दिया, बिना सॉल्व करे। 45 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। क्या ट्रिक लगाई सर? अगर पहले 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो अगले 10 मिनट में कितना कम होगा? सर अगले 10 मिनट में लेस देन 10 होगा। कितना होगा? लेस देन 10। यानी 40 से नीचे तो नहीं गिर सकता, 40 भी नहीं रह सकता। हमने बी ऑप्शन उड़ा दिया, ए ऑप्शन उड़ा दिया। सर डी ऑप्शन आप करो 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो सकता। क्यों? डायरेक्ट आधा रेट नहीं हो जाता। ठीक है, 95% केस में वो 5 से कम हो जाता है। कितने से? 5 से कम, यानी 45 से तो कम ही होगा, 40 से ज्यादा और 45 से कम। ठीक है सर, अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं हम। चलो सेम सवाल है, सेम इक्वेशन लगाते हैं। क्या सर डायरेक्ट लिख देते हैं? ठीक है, क्या T1 T2 माइनस T1 अपॉन T बराबर के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। ठीक है, हम रख लेते T2 कितना हमारा 60 माइनस 50 अपॉन टाइम कितना 10 बराबर के T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा 60 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस 25। ठीक है, कितना है? क्या देख 60 माइनस 50 अपॉन 10 बराबर के ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब हम। 60 माइनस 10, 60 माइनस 50, 10 अपॉन 10 बराबर के 60 प्लस 50 कितना हो गया 110, 110 डिवाइडेड बाई 2
55, कितना हो गया 55 माइनस 25, तो 10 से 10 मर जाएगा, 1 बराबर k इंटू 30, 55 माइनस 25 कितना हो गया 30, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/30, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/30। सर उसने पूछा कि अगले 10 मिनट में वो कितना गिरेगा, ठीक है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अगले 10 मिनट के लिए क्या आ जाएगा देख, 50 माइनस टी अपॉन टी कितना है 10 बराबर k की वैल्यू 1/30 और 50 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 25, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा देख, 0 से 0 मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ लिखा, इसको इधर डिवाइड में लाऊंगा तो ऊपर से नीचे मर जाएगा, हम डायरेक्टली मार देते हैं। 50 माइनस टी बराबर 1/3, ये कितना हो गया 50 प्लस टी, सर एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा -50 अपॉन 2, सर 50 से 50 चले गया, क्या बचा हमारा, क्या बचा चेक कर लेते हैं, 50 माइनस टी बराबर 1/3 इंटू टी, ठीक है सर 3 को इधर ले जाते हैं, ठीक है 50 माइनस टी इंटू 3 बराबर टी, सॉल्व कर लेते हैं, 150 माइनस 3t बराबर टी, कितना आ गया 150 माइनस 3t बराबर टी, 150 बराबर 4t, 150 बराबर 4t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 150/4, कितनी आ गई 150/4, आंसर कितना आ गया t बराबर 3, 30 उधर गया तो 8 ज़ा 28 और उधर गया 2 तो 2 और 5 38.25, ओह सर 38.5 इसका सही आंसर आएगा, कितना आ गया 38.5, यानी क्या 38.5 का मतलब कि अब देखो क्या हुआ इसमें कि 10 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस तक हो गई, तो अगले 10 मिनट में सर ये तो 10 से ज़्यादा हो गई, हाँ क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पास का आ गया, टेम्परेचर कहाँ का आ गया पास का, टेम्परेचर कहाँ का आ गया पास का, इसी का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 38.5, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 38.5, एक बार और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्टी माइनस टी अपॉन 10 बराबर 1/30, 50 प्लस टी माइनस 25, 50 माइनस टी बराबर 1/3, 50 प्लस टी माइनस 50 अपॉन 2, 50 से 50 मर गया, 2 बचा था, हाँ कहाँ गलती करी हमने, देखिए यहाँ पर टी के नीचे क्या बचा था 2 बचा था, यहाँ पर टी के नीचे क्या बचा था 2 बचा था, ठीक है सर तरीका तो सही था, 10 से कम आपने कहा था 10 से कम आना चाहिए, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा देख 50, चेक कर ले 50 माइनस 50, यहाँ 3 बचा था, 50 माइनस टी बराबर 1/3, सर यहाँ से 2 बचा था, 2 भूल गए थे आप, ठीक है 50 माइनस टी बराबर 1/6, 6 का उधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 ज़ा 300 माइनस 60 बराबर टी, तो 300 बराबर 70, 300 बराबर 70, तो टी की वैल्यू कितनी निकल गई 300/7, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई देख, इससे मारे गए 28, 4 टाइम लगा तो 4, 2 उधर जाएगा तो कितने 2 टाइम्स 0.8 और 5, सही आंसर क्या आ गया 42.85, सही आंसर क्या आ गया 42.85, हाँ सर सही था क्या 42.85, ठीक है, यानी हमारी ट्रिक काम तो कर गई क्या कि 10 मिनट में अगर 10 डिग्री सेल्सियस कूल हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो तो अगले 10 मिनट में 10 से कम कूल होगा, ठीक है। देख हमारा गलती से आंसर क्या गया था 38.5, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो भी हमें आखिरी में आंसर आने के बाद पता चला नहीं कि हाँ सर कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखना इस सवाल को बिना पेन उठाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 ऑप्शन कैसे मारना हमने तुझे बताया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ओह सर गलती हो गई आपसे भी, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा हीट को भी हम किसके तरीके से सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से, ठीक है। अब देख कंडक्टर ऑफ हीट बोले यानी क्या कि सर अगर गर्म करने पर कौन सा बहुत लेट गर्म होगा या हो सकता है गर्म ना हो, हम डी ऑप्शन कॉपर, सर तांबा तो बहुत जल्दी गर्म होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, कॉपर क्या बहुत जल्दी गर्म होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ग्लास, सर कांच हो सकता है, नहीं क्योंकि कांच किससे हुआ था सुपर कूल्ड लिक्विड, किससे बना हुआ होता है सुपर
कूल्ड लिक्विड। सर ये भी एक तरीके का क्या होता है, लिक्विड होता है जो बहुत सुपर कूल्ड होता है। क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो वर्स्ट कंडक्टर उसने पूछा, क्या पूछा, वर्स्ट। दो ऑप्शन और देखते हैं, हवा, नहीं सर हवा में तो एटम रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं। सर हवा वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं हो सकते, क्यों सर, गर्मी का मौसम है सर, में भयंकर गर्मी लग रही है सर, मतलब हवा तो नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या, रबर। हाँ सर रबर कभी गर्म नहीं होता। ठीक है, ऐसा हुआ क्या कि एक तरफ हमने दूर रबर रखा और दूसरा भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि वो वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो सकता है, यानी वो बहुत जल्दी हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता है। रबर क्या करता है, बहुत जल्दी हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रबर। अगला ऑप्शन देखते हैं, हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय। वैक्यूम मतलब जिसमें कोई मीडियम ना हो। सर वैक्यूम मतलब क्या, आपने समझाया था पहले एक वीडियो में, क्या कि अगर इस रूम से हवा को भी बाहर, हवा यानी क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने भी इस रूम में हवा है, अगर हम सभी को बाहर निकाल दे तो इस रूम में कुछ नहीं बचेगा। उस खालीपन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। उस खालीपन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ठीक है, निर्वात यानी जब उसमें कुछ ना बचे। सर कंडक्शन में तो आपने कहा था मीडियम लगता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कन्वेक्शन, सर आपने कहा था मीडियम लगता है, पहला सवाल ही हमारा आया था। रेडिएशन, हाँ सर आपने ही कहा था क्या कि रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, रेडिएशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन। पेन का कलर बदला जाता है और हम अगले सवाल पर तड़क करके आ जाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड। क्या बोला, अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड। यदि एक कृष्ण पिंड को 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 27 से 327 तक गर्म किया जाता है, तो उससे उत्सर्जित किरणों का अनुपात होगा। रेशियो पूछा है, ठीक है। अब सर हमें पता है क्या कि सर जो एनर्जी रेडिएट होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की पावर कितनी, सोचो कितनी, T टू दी पावर 4 के थ्रू होती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो किस में लिया जाए, केल्विन में। टेम्परेचर किस में लिया जाता है, केल्विन में। ठीक है, तो हमारा T1 कितना हो जाएगा, हमारा 27 प्लस केल्विन में बदलने के लिए कल बताया था कितने का प्लस करना है, 273 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 300 केल्विन। ठीक है, अगला टेम्परेचर कितना हमारा 300, T2 कितना हमारा 327 प्लस 273, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, होल पावर 4, E1 अपॉन E2 कितना है हमारा, चेक कर लेते हैं हम। E1 अपॉन E2 हमें निकालना है। ठीक है, E1 अपॉन E2 हम रख लेते हैं। T1 अपॉन T2 कितना है, सर T1 हमारा हो गया 300 केल्विन और T2 कितना हो गया हमारा 600 केल्विन। सर इसकी पावर कितनी, 4, इसकी पावर कितनी 4। ठीक है, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, 1/2। तो E1 अपॉन E2 की पावर कितनी आ गई, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। ठीक है, हमने क्या करा, e टू द रेस पावर t/4, e की पावर e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। एक मिनट रुकना, पानी पी लूं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। हमने T1 को केल्विन में चेंज करा तो हमारा आंसर क्या आया, 300 केल्विन। हमने T2 को केल्विन में चेंज करा, हमारा आंसर क्या है, 600 केल्विन। हमने E1 अपॉन E2 की पावर लगाई, E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 की होल पावर 4, हमने फॉर्मूला रखा, E1 अपॉन E2 बराबर 300 केल्विन अपॉन 600 केल्विन, दोनों को कट करा, 0 से 0 गया, 1/2। E1 अपॉन E2 बराबर 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो E1 अपॉन E2, इसको यहाँ देख लेना, बराबर 1 × 1 × 1 × 1, यही होता है 4 का पावर मतलब, और ये
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आंसर आ जाएगा E1 रेशियो E2 बराबर 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 कितना हो गया 8 टू 16, तो 1:16। क्या आंसर आ गया इसका 1:16। आंसर क्या आ गया 1:16। ध्यान रखना E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। कितना E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर, न्यूटन ने यही तो बताया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। E क्या है यहाँ पर रेडिएशन एमिटेड। E क्या है यहाँ पर रेडिएशन एमिटेड। T क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें किस में रखना है केल्विन में रखना है। टेम्परेचर को हमें किस में रखना है केल्विन में रखना है। ठीक है, चलो द असेंडिंग हीट कंडक्टिविटी शोन बाय द फॉलोइंग। ठीक है, हमें पता है क्या कि कंडक्टिविटी के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू कंडक्टिविटी के लिए। अब देख सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी की उसने किसमें पूछा असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है Ag की नहीं सर, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है Al की। कौन सी कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है एल्यूमिनियम की, फिर Cu की, फिर Ag की। और हमें एक चीज पता है क्या कि थर्मल कंडक्टिविटी से उल्टा चलना है। हमें क्या चलना है थर्मल कंडक्टिविटी से उल्टा। तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद कॉपर की, फिर उसके बाद Ag की। यानी सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है एल्यूमिनियम की। तो हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की क्या होगी सबसे कम। हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की क्या होगी सबसे कम। यानी क्या एल्यूमिनियम हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की ये कौन सी है थर्मल कंडक्टिविटी, ये हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की सबसे कम, फिर कॉपर की उससे ज्यादा और Ag की उससे ज्यादा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले कौन आएगा छोटा। सबसे पहले क्या आएगा एल्यूमिनियम, ये गलत। हाँ सर ये हो सकता है और ये हो सकता है, नॉन ऑफ दिस भी छोड़ दो। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा कॉपर आएगा। सर यहाँ तो ये तो पहले ही गलत हो गया। सर यहाँ पर Ag दिखा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी पहले एल्यूमिनियम फिर कॉपर फिर Ag। ध्यान रखना कहीं तुम्हें अगर ये ऑप्शन मिल जाए क्या Ag फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम, तो ये इसका कौन सा ऑर्डर लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर। हमसे उसने क्या पूछा असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें क्या आंसर लगाना है एल्यूमिनियम कॉपर और Ag। ठीक है, आसान सवाल था। थर्मल कंडक्टिविटी की क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है हीट कंडक्टिविटी। जो थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा उसका उल्टा किसका हो जाएगा हीट कंडक्टिविटी का। अगला सवाल देखते हैं हम। द मोड ऑफ हीट, क्या बोला द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच अ मीडियम इज नॉट नेसेसरी। सर अभी पढ़ा हमने क्या ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें एक माध्यम आवश्यकता नहीं है। सर कंडक्शन में माध्यम लगता है, कन्वेक्शन में लगता है, सर ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा रेडिएशन। आंसर क्या हो जाएगा केवल विकिरण। क्या आंसर आ जाएगा केवल विकिरण। रेडिएशन एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर हमें मीडियम की जरूरत नहीं लगती है, जहां पर हमें मीडियम की जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। द हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स आर यूजुअली मेड ऑफ बेकेलाइट बिकॉज। इसका मतलब क्या कुकर देखा हमने, ठीक है कुकर पूरा किसका बना है मान लो एल्यूमिनियम का बना हुआ। आखिरी का जो हत्ता जिसे हम पकड़ते हत्ता जो हम पकड़ते उससे ब्लैक कलर का रहता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक नहीं रहता, वो क्या रहता है बेकेलाइट रहता है। क्या रहता है बेकेलाइट। और उसी सेम सोर्स का हमारे घर में क्या लगा हुआ रहता है स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच जो आते हैं। अभी तो ये आने लग गए, जो पहले स्विच आते थे जो थोड़े थोड़े येलो कलर में आते थे, कौन सा कलर क्या वो किस मटेरियल के बने हुए रहते हैं बेकेलाइट के। किसके बने हुए रहते बेकेलाइट के। क्यों बने हुए रहते अच्छा उसमें क्यों बने ताकि करंट ना लगे। उससे हम यहाँ देखो मैच करके देखते इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई। नहीं, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी हाई होती तो बहुत जल्दी पिघल जाता, बहुत जल्दी पिघल जाता ना। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। इट कैन बी मेड इनटू एन अट्रैक्टिव शेप, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उस शेप का चाहिए जिस शेप, अगर दूसरे शेप का भी हो तो हमें तो चलेगा। हमें क्यों चाहिए उसको पकड़ने के लिए, क्यों चाहिए हमें ताकि हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल, यानी अगर पूरा कुकिंग वेसल भी हमारा गर्म हो जाए तो हमारा आखिरी का हैंडल क्या हो गर्म ना हो। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर ये आंसर तो सही है लेकिन सर हम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना पढ़ रहे,
हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हीट पढ़ रहे हैं। और सर हम जब कुकिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं कर रहे, हम किससे कर रहे हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में, यानी क्या वो ऑब्जेक्ट को गर्म करे जिसके कारण हमारा खाना बन रहा है। सर सी ऑप्शन नहीं हो सकता। इट इज हीट रेजिस्टेंस, हाँ वो क्या करता है, हीट को रेजिस्ट करता है। ऊष्मा को क्या करता है, वो प्रतिरोध करता है। ऊष्मा को क्या करता है, प्रतिरोध करता है। हीट को क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है, यानी हीट रेजिस्टेंस होता है। इसलिए हम बैकलाइट यूज करते हैं ताकि वो गर्म ना हो। ठीक है, पूरा खाना बन जाता है लेकिन हमारा पिछला हिस्सा गर्म नहीं होता, तो ये हमें बेनिफिट है ताकि हम जो भी यूटेंसिल्स में हम खाना बना रहे हैं उसको आसानी से पकड़ सके। क्या कर सके, आसानी से पकड़ सके। ठीक है, हम अगला हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। हम अगला सवाल देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड फॉर, क्या कि जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन ने एक नियम दिया था कूलिंग का, वो कब वैलिड है, क्या कब है, हमें पता होना चाहिए। वो स्मॉल टेम्परेचर चेंज पर वैलिड होता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या स्मॉल टेम्परेचर चेंज पर वैलिड होता है। पहला ऑप्शन हाई टेम्परेचर, गलत। लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, नहीं। लो टेम्परेचर पे होता है लेकिन क्या स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पे होता है, कितने पे, स्मॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा ध्यान रखना कब वैलिड है, जब टेम्परेचर चेंज कितना हो, टेम्परेचर चेंज कितना हमारा, डेल टी बराबर कितना हो हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना, डेल टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही न्यूटन साहब का नियम लगता है। न्यूटन साहब ने बहुत चीजें दी सर, इक्वेशन ऑफ मोशन भी दी है, कूलिंग भी दे दिया उन्होंने, तो कहां पर लगता, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पर। कहां पर लगता, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पर। डेल टी कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर है तो ही हम न्यूटन भाई साहब का नियम लगा सकते हैं, वरना हम न्यूटन भाई साहब का नियम नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। अच्छा ये सवाल अच्छा है, तुम्हें पढ़ने में लग रहा होगा सवाल बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, नहीं सवाल आसान है, बस दे बड़ा रखा है। क्या, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास। क्या, हमारे पास दो मेटल है, एक कॉपर एक ब्रास। कॉपर की थर्मल मान लो ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी को हम अल्फा मानते हैं, क्या मानते हैं, अल्फा। तो कॉपर की कितनी हो जाएगी, 4 अल्फा। कितनी हो जाएगी, 4 अल्फा, यानी 4 गुना। अगर ब्रास की 1 है तो कॉपर की कितनी है, 4। ब्रास की अगर 100 है तो कॉपर की कितनी है, 400। कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, चलो। 2 rods ऑफ कॉपर एंड ब्रास हैविंग द सेम लेंथ, दोनों कितनी लंबाई के, बराबर लंबाई के। उसने लेंथ नहीं दी लेकिन क्या दिया कि सेम लेंथ के, एंड क्रॉस सेक्शन आर जॉइंट एंड टू एंड। The free end of copper rod is kept at 0 degree Celsius and the free end of brass rod is kept at 100 degree Celsius. Calculate the temperature of the junction, डबल हो गया ये, of the two rods at equilibrium. क्या सर, एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस पर और एक तरफ, हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या ये एक हमारी कौन सी रॉड है, कॉपर रॉड है, और हमारी एक तरफ रॉड कौन सी होगी, ब्रास की होगी। कौन सी होगी, ब्रास की। ये क्या हमारा ब्रास है और ये क्या हमारा कॉपर है, ये क्या हमारा कॉपर। सर दो रॉड को उसने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, द फ्री एंड ऑफ द कॉपर रॉड, क्या कहा कि तांबे और पीतल की दो छड़ समान लंबाई की है और अनुप्रस्थ काट शुरू से अंत तक जुड़े हुए। तांबे की छड़ का खुला चौर 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कॉपर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ब्रास का कितना है, कॉपर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ब्रास का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्री एंड मतलब क्या, वो एंड जो जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। उसने यहाँ का पूछा हमसे कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ के टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। यहाँ के टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, अब देख, उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इसका भी ए है और इसका भी कितना दिया, ए दिया, यानी दोनों क्या सेम लंबाई के और सेम चौड़ाई के। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, मान लो एल है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, तो इसकी भी लंबाई कितनी है, एल है, दोनों की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूला लगाना है, क्या दोनों के जंक्शन पर टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। हम एक इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक की लिख देते, दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक की लिख देते। ठीक है, चलो सर सॉल्व करते हैं। तो देख, अब क्या करेंगे सर, एक तो आ जाएगा के। ठीक है, हम अल्फा मान लेते, क्या मान लेते, अल्फा मान लेते, हमने अल्फा माना है। ठीक है सर, कॉपर के लिए अगर हम सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा,
4 अल्फा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल टी अपॉन उसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी सर? उधर आपने अल्फा माना था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका डेल टी अपॉन एल, यानी क्या दोनों का अल्फा 4 अल्फा ले लिया, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो दोनों तरफ ए रख दिया, दोनों की लंबाई सेम है तो दोनों तरफ हमने क्या रख दिया? एल रख दिया। ठीक है सर, यहाँ से एक चीज क्या पता चली, एल से एल मर गया, ए से ए मर गया, अल्फा से अल्फा मर गया, इधर क्या बचा सर? 4 डेल टी बराबर डेल टी। ठीक है, अब सर दोनों तरफ डेल टी हम देख लेते, देख इस तरफ का डेल टी कितना होगा और इस तरफ का डेल टी कितना होगा? डेल टी यानी क्या? दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, एक डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर से इधर का ले लो और उधर से इधर का ले लो, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलना रहता है। हम चेक कर लेते हैं। अब देख कॉपर से चलते हैं, तो 4 इंटू डेल टी कितना हो जाएगा? 0 माइनस कितना? डेल टी कितना है इसका, बोलो कितना है? टी, हम कितना मान लेते? टी मान लेते, तो 0 माइनस टी बराबर टी माइनस 100, ठीक है। 4 इंटू 0 माइनस टी कितना हो जाएगा? माइनस टी बराबर टी माइनस 100। सॉल्व करते हैं तो -4t बराबर टी माइनस 100। सर -100 को इधर लिया तो +100 और सर t माइनस को दे जाएगा तो +4t। क्या आंसर आ गया? 100 बराबर 5t। कितना आंसर आ गया? 100 बराबर 5t। तो t कितना निकल गया? 20 डिग्री सेल्सियस। t कितना निकल गया हमारा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या कि इस जंक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, अच्छे से में पढ़ना है, एग्जाम बहुत करीब है। चलो, द मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक प्लेस इन लिक्विड। सर आपने कहा था रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं लगती है, और सर यहाँ पर उसने मीडियम क्या दिया? लिक्विड दिया। यहाँ क्या दिया? लिक्विड दिया। सर इससे हम रेडिएशन तो हटा सकते, और सर सी ऑप्शन दिया कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, सर ये भी हटा सकते। एक चीज हमें याद है क्या सर? रेडिएशन में मीडियम नहीं लगता। उसने क्या कहा? द मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक प्लेस इन लिक्विड। सर रेडिएशन तो हो नहीं सकता, और ये रेडिएशन के साथ है, तो सर रेडिएशन नहीं हो सकता तो कन्वेक्शन भी क्या पता हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास कितना ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन, एक बचा कंडक्शन, एक बचा कन्वेक्शन। ठीक है सर, लिक्विड के अंदर जब हीट ट्रांसफर की जाती है तो किसके थ्रू होती है? कन्वेक्शन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? कन्वेक्शन के थ्रू होती है। हमें पता होना चाहिए लिक्विड के अंदर जब हीट फ्लो होती है तो किसके थ्रू होती है? कन्वेक्शन के लिए होती है। जब हम नॉर्मली अगर हीट ट्रांसफर किसी मैटर के थ्रू कर रहे हैं तो कंडक्शन में के लिए होती है, और बिना किसी अगर हम मीडियम के कर रहे हैं तो रेडिएशन के लिए होती है। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है हमें। अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है, हीट ट्रांसफर के इतने ही सवाल थे। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा सारा। बहुत आसान सवाल थे। ठीक है, थ्योरी सवाल थे, हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, हमने सवाल भी कर लिए, हमारा हीट चैप्टर अच्छे से हो गया। न्यूमेरिकल्स में मुश्किल से एक तो चेंज इन टेम्परेचर वाला लगता है क्या कि T1 माइनस T2 अपॉन टी यानी टाइम बराबर कांस्टेंट के दोनों का एवरेज T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सरफेस यानी कि टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर माइनस T0। सर वहां से हम पहली इक्वेशन से K की वैल्यू निकाल लेते, उस K की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख देते, तो सर हमारा आंसर आ जाता है, हमारा T आ जाता है। एक फॉर्मूला ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि सर अगर 2 रॉड को एक साथ जोड़ दो और जंक्शन का टाइम पूछे तो दोनों के जंक्शन पे फॉर्मूला लगा दो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्या? के यानी उसका अल्फा जो तुमने अल्फा और 4 अल्फा माना था वो ले लो, कांस्टेंट ले लो, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उनकी लंबाई। ठीक है, हो सकता है वो तुझे सवाल ऐसा दे दे, क्या एक सवाल अगर ऐसा दे दे कि एक रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A है और अगली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T डैश है और यहाँ का T है। मान ले कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी कितनी है? 3L। इसकी कितनी है? 3L। ठीक है, या मान लेते कि इसकी 3L है और इसकी कितनी है लंबाई? L है। इसकी लंबाई कितनी है? L है।
वैसे तो मैक्सिमम वो क्या करेगा कि तुम्हें सेम देगा, लेकिन अगर कभी चेंज कर दे तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसा लगेगा, देख इसको 0 इसको 100 माना हमने, कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसका भी अल्फा और इसका भी अल्फा। अब हम क्या करते हैं, दोनों का कांस्टेंट सेम ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कितना हो जाएगा ए इंटू इसका टेम्परेचर चेंज सर 0 माइनस टी अपॉन में इसकी लंबाई सर 3l, इसको हमने बराबर कर दिया अल्फा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 3a, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया t माइनस 100 और सर इसकी लंबाई कितनी है l। अब देख यहाँ से l से l जाएगा, a अल्फा से a और अल्फा चला जाएगा, अब आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस टी अपॉन 3 बराबर 3t माइनस 300, ठीक है, अपॉन में क्या बचा 1 बचा, 0 माइनस टी मतलब माइनस टी बाय 3 बराबर 3t माइनस 300, तो आंसर क्या आ जाएगा देख 3 उधर चला जाएगा, माइनस टी बराबर 90 माइनस 900, 900 उठ के इधर आ जाएगा 900 बराबर 90 प्लस टी, 900 बराबर 10t, और यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री सेल्सियस, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी क्या ये कितने पर आएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों के बीच में आएगा आंसर, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा दोनों के बीच में, फॉर्मूला में सेम लगाना है ये वाला, बस ध्यान रखना है कि हम लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ना करें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये एक रॉड है, ठीक है, तो ये तो इसकी लंबाई हो गई, और ये जो गोला बन रहा है ये इसका क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ना दे और बोल दे कि इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा देख गौर से अगर तू देखेगा तो ये क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एरिया निकाल लेना, इसका एरिया यहाँ से निकाल लेना और दोनों की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ लगती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ लगती है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का उसका क्या हो डेल टी हो, क्या हो डेल टी। हमने 2-3 चीजें पढ़ी है, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आना बनता है, एक सवाल तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक सवाल हमारा क्या हो गया ये हो गया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, एक सवाल हमारा ये हो गया है, ठीक है। 3 फॉर्मूले में हमारा चैप्टर हो गया, मैक्सिमम सवाल यहीं से आ सकते हैं, थ्योरी वाला अगर सवाल आता तो हम बना सकते हैं, ठीक है। हमने 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, अब तुम्हें इसके और सवाल लगाना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एग्रीकल्चर गुरुदेव की तरफ से ऑल दी बेस्ट, वेदांत मंसूरी की तरफ से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए, खुश रहिए।